संजय, जो कि बिहार का निवासी था, गरीबी के चलते कामकाज की तलाश में वो तेलंगाना के वारंगल पहुंचता है, जहां उसे एक बैग यूनिट कंपनी जो कि बैग और बोरियां बनाया करती थी, उसमें उसे नौकरी मिलती है। वहीं दूसरी ओर एक परिवार में 7 लोग थे जो कि विशाखापट्टनम से वारंगल आकर सालों से काम कर रहे थे, जिसमें कि 2 लोग और थे संजय को छोड़ करके, और वो 2 लोग भी संजय की भेंट चढ़ जाते हैं। वे 2 लोग जहाँ पे रह रहे थे वहीं पर संजय भी रहने लगा था, और उसी कंपनी में संजय काम भी कर रहा था, जिसके कारण उन सभी की संजय के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। समय बीतने के साथ सभी एक दूसरे के परिवार के सदस्य जैसे बन चुके थे। वे लोग आपस में कोई भी त्यौहार मनाते तो मिलजुल कर मनाते हैं। ये जो मेल मिलाप था ये लॉकडाउन के पहले हो चुका था। हालांकि तब तक उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच संजय की नज़दीकियां रफ़ीका के प्रति बढ़ने लगी। इसी के बाद उनके बीच उतार चढ़ाव आने लगे थे। अब ये रफ़ीका कौन थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक परिवार के कई लोग थे, जो कि वो परिवार मकसूद का था, जिसमें मकसूद और उसकी पत्नी निशा और उसके 2 बेटे शहबाज और सोहेल और एक बेटी बुशारा थी। बुशारा का एक छोटा बच्चा था, और मकसूद की एक भतीजी थी रफ़ीका, जो कि तलाकशुदा थी, और वो अपने बच्चों के साथ वहीं रह के अपनी जीविका चला रही थी। उसकी एक बेटी भी थी। रफ़ीका और संजय के बीच कुछ कुछ होने लगा था, जबकि संजय की उम्र 24 साल थी और रफ़ीका की उम्र 37 साल। अब रफ़ीका वैसे भी सहारे की ज़रूरत महसूस कर रही थी, इसी कारण से उसका संजय के बीच आकर्षित होना लाजमी था। लेकिन जो संजय रफ़ीका के लिए प्यार जता रहा था, उसकी असल वजह कुछ और ही थी, और वही वजह इन सभी के लिए काल बन जाती है। संजय और रफ़ीका के बीच दोनों में बात बढ़ जाती है। तब रफ़ीका जो होती है वो संजय के साथ एक अलग फ्लैट में रहने लगती है, जिसे बोलचाल की भाषा में लिव इन में रहना भी कह सकते हैं। अब यहाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ संजय अपना रंग दिखाने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन संजय रफ़ीका को समझा बुझाकर उसे शांत कर दिया करता था और बात नॉर्मल हो जाती थी। अब दोनों के बीच बहसबाजी या लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे थे, ये बात आगे की जांच में ही पता चलेगी। लेकिन अब 6 मार्च 2020 ये वो दिन था जब संजय रफ़ीका को लेकर के विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए रवाना होता है, क्योंकि संजय मकसूद को बता चुका था कि वो अब रफ़ीका के साथ शादी करना चाहता है। इसके लिए उसे रफ़ीका और खुद के बड़ों से बात करनी होगी। यहाँ पर बात ये भी थी कि रफ़ीका को अब एक जीवन साथी मिल चुका था, क्योंकि शादी के बाद अब वो दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के साथ भरोसे के साथ रह सकते थे। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि वो सफ़र उसके जीवन का आखिरी सफ़र होने वाला है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी बीच संजय जो अपने और रफ़ीका के लिए छाछ लेकर आता है, और वो बड़ी ही सावधानी से सबसे नज़र बचाते हुए रफ़ीका के छाछ में नींद की दवाई मिला देता है, और रफ़ीका जल्द ही बहुत ही आराम से गहरी नींद में चली जाती है। अब आसपास के लोगों को ये समझ में आ नहीं रहा था कि वो सोई है या सुलाई गई है। जब संजय ने देखा कि उसे आसपास देखने वाला कोई नहीं है, तब वो नज़र बचाते हुए रफ़ीका को हमेशा के लिए सुला देता है। जानकारी के मुताबिक जब उसके आसपास कोई पैसेंजर नहीं था, तभी जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के आसपास से गुजर रही होती है, तभी वो रफ़ीका को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, और वो अब खुद वहाँ से उतरकर, यानी कि राजमंडी स्टेशन से उतरकर वारंगली के लिए दूसरी ट्रेन पर सवार हो जाता है, जैसे कि उसने कुछ भी ना किया हो। और अगली सुबह संजय अपने घर पे पहुंच जाता है वारंगल में। वारंगल आने के बाद सब यही उससे सवाल पूछते हैं कि आखिर रफ़ीका कहाँ है, तो वो कहता है कि वो अपने गांव चली गई है। लेकिन जो निशा थी उसके मन में ये बात खटक चुकी थी कि ये संजय जो है ये ज़रूर कुछ छिपा रहा है। वो बार बार संजय से पूछती है कि आखिर बताओ निशा कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। इस बात से संजय भी अब शौक में पड़ जाता है, और वो सोचने लगता है कि अगर इसने पुलिस में सच में शिकायत कर दी तो मेरा सब कुछ भांडा फूट जाएगा। इसीलिए उसने निशा को ख़त्म करने का सोचा। फिर उसने सोचा कि अगर कल को किसी ने निशा के बारे में मेरे से सवाल पूछा तो मैं क्या करूँगा, तो क्यों ना इन सभी को एक साथ ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान उसे ये बात पता चलती है कि 20 मई को शहबाज का मकसूद के बेटे का जन्मदिन है, और वो लोग पार्टी रखने वाले हैं।
उसी पार्टी में त्रिपुरा का मूल निवासी शकील, जो कि मकसूद के निमंत्रण पर आया था, और वो भी बेवजह संजय की जाल में फंस जाता है। दरअसल हुआ ये था कि संजय ने काफ़ी सारी नींद की गोलियों का अरेंजमेंट कर लिया था, और जिस दिन पार्टी थी उस पार्टी में बहुत सारा खाना बना हुआ था, और उस खाने में वो नींद की गोलियां मिला देता है। और होता वही है जो होना था। पार्टी ख़त्म होती है, सभी लोग सोने चले जाते हैं, और सोने के बाद सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। और संजय जो होता है वो ये खाना नहीं खाता है, और सबके सोने के बाद संजय सबको घसीट करके कुएं के पास ले जाता है और एक एक करके सबको कुओं में फेंक देता है। हालांकि वो सभी अभी गहरी नींद में थे, लेकिन वो पानी वाला कुआं था, जिसके कारण से वे नींद में ही मर जाते हैं। 25 मई 2020 को संजय पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। उस सीसीटीवी फुटेज में 20 मई को एक व्यक्ति उधर जाता हुआ दिखाई देता है, और उधर से वापस लौटता है सिर्फ अकेले ही, उसके सिवा कोई और नहीं लौटता है। इसी कारण से पुलिस को इस बात का शक हो जाता है कि हो ना हो यही व्यक्ति इस कारण का जिम्मेदार है, और फिर जांच करते हुए पुलिस इसे पकड़ लेती है, और कड़ी पूछताछ करने के बाद ये अपने जुर्म को कबूल करता है और इसके पीछे की कहानी को बताता है। आखिर इन सभी को मारने के पीछे संजय का क्या मकसद था, ये जानने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। संजय से जब पुलिस पूछताछ करती है तो संजय बताता है कि वो रफ़ीका से नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ाया था क्योंकि वह उसकी बेटी के साथ संबंध बना सके। इसी कारण से वो रफ़ीका से नज़दीकियाँ बनाकर रखा था, और उन दोनों के बीच जो झगड़े हुआ करते थे बार बार, वो भी इसी बात को लेकर ही हुआ करते थे। जब पुलिस रफ़ीका की बेटी की पोस्टमार्टम करती है तो ये बात साफ क्लियर हो जाती है कि ये दोनों के बीच संबंध थे, और इसी कारण से संजय के ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगाया जाता है और सरकार इसे फांसी की सज़ा देती है।